हेलो बच्चों, कैसे हो सब। फिजिक्स नीट यूनिट नंबर 2 में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 3 तक हमने वेक्टर एडिशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी मोस्ट ऑफ वो कवर कर ली थी। वेक्टर एडिशन लो, जिसमें ट्रायंगल एडिशन लो, पैरेललोग्राम लो, वेक्टर एडिशन ये डिस्कस कर लिया था। रिप्रेजेंट कैसे करना होता है, ग्राफिकली किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है वो हमने देख लिया था। उसके बाद मैग्नीट्यूड की बात आ रही थी, तो मैग्नीट्यूड हमने कोसाइन लो साइन लो की हेल्प से उसको डील किया था। ओके, तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड की जब भी बात आए बेटा, तो आपको अगर ज्योमेट्री आती है तो आप विदाउट एनी फॉर्मूला आप ज्योमेट्री से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसमें एरो की डायरेक्शन से या एरो की टिप से कोई मीनिंग नहीं होता है, अपन को केवल लेंथ से मतलब होता है। लेंथ अगर आपके पास है तो आप इजीली उसको लिख सकते हो बेटा। फिर मैंने लास्ट में कुछ क्वेश्चंस आपको लगवाए थे। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे, होप आपने इनको ट्राई किया होगा बेटा। अब मैं आपको इनको एक्सप्लेन करके बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 1.38, इस क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। The magnitude of vectors A vector, B vector and C vector are 3, 4 and 5 unit. Okay, if A vector plus B vector equals to C vector, then the angle between A vector and B vector is। आपको A वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 दे रखा है, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 दे रखा है, C वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 दे रखा है बेटा। और ये भी लिखा हुआ है कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर है। इसका मतलब A और B का जो रिजल्टेंट है वो C वेक्टर है। A का मैग्नीट्यूड 3, B का मैग्नीट्यूड 4, C का मैग्नीट्यूड 5 है। 3, 4, 5 ये डेफिनेटली एक ट्रायंगल को फॉर्म तो करेंगे ही। और 3, 4, 5 वाला जो ट्रायंगल है वो बड़ा फेमस ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, आप सब लोग जानते हो बेटा। तो मैं सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म कर लेता हूं। विदाउट फॉर्मूला आप ट्राई कीजिएगा, है ना, ज्योमेट्री से सॉल्व करने का ट्राई करें बेटा। एक बार फॉर्मूला से भी करें, इसको चेक करें क्या होगा, उसके बाद आप ज्योमेट्री से भी करने का ट्राई करें, क्योंकि टाइम बहुत सेव होता है बेटा उससे। तो ए वेक्टर को मैंने ये कंसीडर कर लिया। ओके, ए वेक्टर को मैंने ये कंसीडर कर लिया। बी वेक्टर जो है यहां पर वो 4 यूनिट का है। ओके, बी वेक्टर इज 4, बी वेक्टर इज 4, तो 4 कौन सा होगा, ये वाला वेक्टर होगा। ठीक है, दिस इज बी वेक्टर, राइट। तो मुझे ए वेक्टर के एरो की डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी, या तो मुझे बी वेक्टर के एरो की डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी। देखो बी वेक्टर मैं ऐसे बना देता हूं, फिर ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4, हो गया ना सेटल। तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दोनों सेम ऑर्डर में है, और रिजल्टेंट वेक्टर सी वेक्टर, तो डेफिनेटली रिजल्टेंट वेक्टर का जो एरो है उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, उसका ऑर्डर अपोजिट हो जाएगा बेटा। तो पूरा सेटल हो रहा है। देखिए बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर सी वेक्टर, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 है, खत्म। अब आपसे क्या पूछा है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, ये है ना बी वेक्टर की डायरेक्शन, देखो, एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज दिस वन। द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर इज दिस वन ना, और ये राइट एंगल ट्रायंगल तो बनेगा बनेगा, कंफर्म है। तो एंगल थीटा इक्वल्स टू π/2, खत्म, सिंपल क्वेश्चन, समझ आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 10, इस पे चलते हैं अपन। स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो। Two forces of 12 Newton and 8 Newton act upon a body. The resultant force on the body has maximum value of, what is the maximum value? Two vectors having magnitude A and B, then what is the maximum value of their resultant vector is A plus B, and here answer is 12 plus 8 is 20 Newton. Okay, very simple question था। Question number 12 पे चलते हैं, चलिए। Two equal forces are acting at a point with an angle of 60 degree between them. Two forces हैं, two vectors हैं एक्चुअली में देखा जाए तो, दोनों एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। लेट्स से मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज f एंड अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज आल्सो f, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू 40√3 द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्सेस, ये कह रहा है इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, क्योंकि दोनों एरो एक ही पॉइंट से स्टार्ट किए, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखें तो रिजल्टेंट ये आएगा ना, दिस इज रिजल्टेंट फोर्स। ओके, एफ डैश लिख देते हैं, चलो
इसका मैग्नीट्यूड एफ डैश है और ये दोनों बराबर हैं और एफ डैश की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है 40√3 सिंपल। तो आपको लगा देना फॉर्मूला एफ डैश इक्वल्स टू रूट ऑफ इन दोनों का मैग्नीट्यूड एफ एफ है ना एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ये समझ में आ रही है ना बात, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ये वाला है तो फॉर्मूला लगा दो। तो अंडर रूट में एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ स्क्वायर कॉस 60 हियर एफ डैश इज 40√3 तो स्क्वेयरिंग करोगे तो 3 इंटू 40 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू एफ स्क्वायर कितना आया 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू कॉस 60 1/2 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया 3f स्क्वायर आ गया। ये 3 से 3 कट जाएगा बेटा, ये केवल f स्क्वायर बचेगा यहाँ पर एंड वी हैव f इक्वल्स टू 40 न्यूटन। आंसर इज 40 न्यूटन, है ना सिंपल। बाकी इसको और कई तरीके हैं जिससे कर सकते थे आप, जैसे अगर आप सिंपल ज्योमेट्री से देखें, ध्यान से देखना, ये f है और ट्रायंगल में बना दें ये तो ये भी f के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड है बेटा ये, और ये वाला एंगल 60 है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया तो ये भी 60 होगा। इस वर्टेक्स से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो हमें पता है ये आधा आधा बांट देगा इसको, तो ये लेंथ कितनी आएगी फिर f'/2 और ये f है। देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो हाइपोटेनस f है और एंगल ये 60 है तो फिर बेस कितना आएगा, बेस आ जाएगा f cos 60 ना, हाइपोटेनस पता है तो बेस फाइंड करना है तो f cos थीटा, f cos 60 बराबर क्या आएगा f'/2 एंड हियर f डैश इज 40√3 2 से 2 कट जाएगा ये 20 आ गया, ठीक है। f डैश इज 40√3 20√3 आ गया, देन f इक्वल्स टू f इंटू में देखो cos 60 कितना आएगा 1/2, यहाँ पे मिस्टेक कर दी मैंने, हाँ ये मैंने ये गलती कर दी बेटा। देखो इधर ध्यान देना, ये 60 ये वाला एंगल है तो ये f डैश के साथ ये 60 नहीं है 60 कौन सा, ये वाला एंगल है, ठीक है 60 है बेटा, ये देखो ये 60 है, ये पूरा 60 है तो ये पूरा 60 और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका मतलब इन दोनों एंगल का सम जो है वो इसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों एंगल का सम। तो ये दोनों एंगल बराबर भी होंगे क्यों, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब ये 60 है तो ये डेफिनेटली 30 आएगा ना, तभी तो 60 होगा। हाँ अब लगाओ f का ये वाला पार्ट, ये बेस कितना आएगा f cos 30 बराबर किसके बराबर होना चाहिए f'/2 f cos 30 की वैल्यू √3/2, f डैश की वैल्यू 40√3/2 √3/2 कट गया एंड f बराबर कितना आ गया 40। तो डायरेक्ट कर सकते हो आप, गलती नहीं करना बस, जैसे मेरे से गलती हुई। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस कर लिया हमने, अब क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं बेटा। कह रहा है 6 वेक्टर्स a वेक्टर थ्रू f वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन एज इंडिकेटेड इन द फिगर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, ट्रू कौन सा है ये पूछा आपसे, ठीक है। तो चलो देखते हैं बेटा, a वेक्टर गिवन है, b वेक्टर गिवन है, तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं सबसे पहले, क्या वो फर्स्ट ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखना बेटा, बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इक्वल्स टू एफ वेक्टर, आप बी वेक्टर को डायग्राम में देखें, बी वेक्टर इधर है, फिर ई वेक्टर इसके साथ अटैच करना है, ई वेक्टर सेम ऑर्डर में अटैच करना है, ध्यान रखना, ई वेक्टर इधर अटैच कर दो, बी वेक्टर ई वेक्टर, घबराइए नहीं, आप ई वेक्टर ऐसे मत जोड़ देना ऑर्डर अपोजिट हो जाएगा, तो हेड से टेल को कनेक्ट करना है। फिर कह रहा है एफ वेक्टर कुछ इधर बना रहा है, देखो इधर, वैसे देखा जाए तो बी वेक्टर ई वेक्टर का रिजल्ट इधर आना चाहिए, लेकिन एफ वेक्टर तो इधर की तरफ है तो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सेकंड क्या कह रहा है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो बी वेक्टर तो अपने बना रखा है पहले से, सी वेक्टर देख लो किधर है, सी वेक्टर इस तरफ है तो सी वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, चलो सी वेक्टर इधर आ गया तो बी वेक्टर सी वेक्टर, तो रिजल्टेंट ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज अलोंग दिस साइड, और एफ वेक्टर जो है वो ये तो सेटल ही नहीं हो रहा क्योंकि एफ वेक्टर इसके अपोजिट है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये एफ वेक्टर इधर है ना, तो बी वेक्टर और सी वेक्टर का रिजल्टेंट ये आएगा, तो ये गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, डी वेक्टर किधर है ऊपर और सी वेक्टर किधर है इस तरफ, चलो जोड़ दो, अटैच कर दो, है ना, हेड से टेल को कनेक्ट करो तो आपस में ये जो जगह सेम ऑर्डर में आ गया, डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का रिजल्टेंट इधर आएगा, तो जो कि एफ वेक्टर ना मैच नहीं कर रहा क्योंकि एफ वेक्टर अगेन इधर है, तो ये भी गलत हो गया। लास्ट कह रहा है डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, तो डी वेक्टर ई वेक्टर किस तरफ है,
डी वेक्टर लिख दिया, ई वेक्टर किस तरफ, इस तरफ, तो ये अटैच कर दो, और डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर देखो इधर की तरफ आ रहा है, जो कि एफ की डायरेक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी डिस्कस कर लिया हमने। अब स्टेज सेकंड पे चलते हैं। स्टेज सेकंड में काफी सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट पॉइंट इज 18 न्यूटन and the magnitude of their resultant is 12 Newton. Okay, if the resultant is at 90 degree with the force of smaller magnitude, what are the magnitudes of the forces? ये क्वेश्चन मैंने सेम डिटो इसी टाइप का क्वेश्चन पिछले लेक्चर में आपको करवाया था, ठीक है। तो यहां पर देखो बेटा, ये कह रहा है द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड मान लीजिए ए एंड बी है, तो ये कह रहा है कि मैग्नीट्यूड का जो सम है ना वो 18 है यहां पर, और जो रिजल्टेंट वेक्टर है मान लीजिए वो आर है, और आर की वैल्यू आपको दे रखी है 12, ठीक है। और ये कह रहा है कि जो रिजल्टेंट है वो स्मॉलर वन के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। ये रिजल्टेंट है, मैग्नीट्यूड मैंने आर लिख दिया, ये ए वेक्टर है, मैग्नीट्यूड मैंने ए लिख दिया, ये बी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड मैंने बी अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो ये देखो आर की वैल्यू कितनी है, 12 है, और ए और बी का जो मैग्नीट्यूड है उनका सम 18 है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था, जैसे ये a है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 माइनस a आ जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, सॉल्व कर लो, समझ गए। एक तो ये तरीका है। उस तरीके से ना करिए क्योंकि आपके सामने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, बेटर ये रहेगा कि ऑप्शंस में हिट करें एंड सॉल्व कर लीजिए। जैसे a प्लस बी की वैल्यू 18 होनी चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन है 12 और 5 है ना, 12 एंड 5, और 12 एंड 5 का सम 17 आ रहा, तो इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड है 14 प्लस 4, 18 आ रहा, मतलब ये सेट हो सकता है, लेकिन आंसर जरूरी नहीं है हो। थर्ड है 5 प्लस 13, मतलब ये भी 18 हो जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड का सम कर रहा हूं मैं 18, क्योंकि मैग्नीट्यूड सम 18 आना चाहिए, तो ये भी सेटल हो सकता है। और थर्ड है 10 प्लस 8, ये भी 18 आ रहा है, मतलब ये तीन, एक तो इनकरेक्ट हो गया ना, एक तो सीधे सीधे उड़ गया, अभी 3 बचे। अब इन तीनों में से कौन सा सही है वो भी देख लेते हैं अपन। देखो बेटा, अगर मैं स्मॉलर वन को a मान रहा हूं, 4 मानूं, और ये फिर 14 आए, तो 4 ये 14, क्या 4 और 12 का स्क्वायर करके सम करोगे तो क्या 14 के स्क्वायर के बराबर आएगा? ये अगर मैं 4 अज्यूम करूं और ये 12 अज्यूम करूं, तो 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करूं तो क्या 14 के स्क्वायर के बराबर आएगा? नेक्स्ट ये देखो, अगर ये मैं 5 अज्यूम करूं और ये 12 अज्यूम करूं तो क्या 13 के स्क्वायर के बराबर आएगा? तो देखो 5 अगर अज्यूम करें तो 5 का स्क्वायर 15, 25, और ये 13, ये 12 है, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। और इनका सम करें तो कितना आएगा, 961, 169 का रूट 13 ही होता है ना, तो इसका मतलब ये 5 एंड 13 का कॉम्बिनेशन पूरा पूरा सेट हो रहा है इसमें। बाकी और कॉम्बिनेशन आप चेक कर सकते हो, 10 प्लस 8, मतलब इसको 8 मान लोगे, इसको 10 मानोगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है वैसे देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि भैया ये अगर आपने 10 अज्यूम किया और ये आपने 8 अज्यूम किया, हाइपोटेनस छोटा थोड़ी होगा। और इसमें अगर देखा जाए 14 प्लस 4, तो 14 प्लस 4 ये 4 है, ये 14 है, ठीक है। हाइपोटेनस पॉसिबल है, बड़ा है, ठीक है, लेकिन ये 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, और ये 144 करोगे तो ऐड करोगे तो 6 प्लस 4 10, ये आ जाएगा बेटा 4 प्लस 1 5 एंड 6 एंड ये 1, 160 का रूट बेटा 14 नहीं होता है, तो मतलब ये इनकरेक्ट हो गया। तो अगर आपके सामने ऑप्शंस हैं तो आप बेटा स्ट्राइक कर सकते हैं आपका माइंड फटाफट कौन सा ऑप्शन सही होगा। 5 एंड 13 दिखते ही आंसर आ जाएगा इसका, तो आंसर कौन सा आएगा, 5 एंड 13 3। और वैसे अगर प्रॉपरली अगर आप मेथड से यूज करोगे तो मैंने आपको बता ही दिया, ये a है, ये 18 माइनस a हो गया, तो क्या लिखोगे इसको, ये 12 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा तो बराबर 18 माइनस a का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आने के बाद b की वैल्यू भी आ जाएगी, लेकिन इसको ऑप्शन से करें तो समय बचेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखो, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स p वेक्टर एंड q वेक्टर इज r वेक्टर। p वेक्टर एंड q वेक्टर का रिजल्टेंट r वेक्टर है, ठीक है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ q वेक्टर इज डबल्ड, ओके, द न्यू रिजल्टेंट बिकम्स परपेंडिकुलर टू p वेक्टर, न्यू वेक्टर बिकम्स, न्यू रिजल्टेंट becomes perpendicular to p vector, then the magnitude of r vector is। प्यारा क्वेश्चन है ये, आपको हो सकता है इसमें डाउट आ जाए, लेकिन आप इसको डायग्राम से करें तो बहुत ही बेटर रहेगा। देखो क्या कह रहा है अपन को, ये कह रहा है कि p वेक्टर, जैसे p वेक्टर है, ठीक है, और q वेक्टर में मुझे मालूम नहीं किधर है, q वेक्टर मैंने चलो इधर मान लिया,
मुझे पता नहीं है कि ये सही बनाया नहीं बनाया, और जो आर वेक्टर है वो रिजल्टेंट वेक्टर ये वाला, ठीक है, ये कर दिया। अब कह रहा है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर इज डबल, मतलब केवल क्यू का मैग्नीट्यूड डबल किया आपने, डायरेक्शन चेंज नहीं की है, इसका मतलब डायरेक्शन तो वही रहेगी। इसका मतलब ये तो पी वेक्टर तो चलो पहले वाला ही था, लेकिन क्यू वेक्टर को डबल कर दिया आपने, डबल, जस्ट डबल लेंथ का एरो मैंने बना दिया, डबल लेंथ का। डबल लेंथ का मतलब ये इतना क्यू वेक्टर है, ये भी क्यू वेक्टर, तो ये 2 क्यू वेक्टर हो गया, समझ रहे हो, डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं किया आपने, 2 क्यू वेक्टर हो गया। अब कह रहा है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना, वो रिजल्टेंट ये वाला बनेगा ना, नया वाला, इसको मैंने आर डैश वेक्टर मान लिया। और ये कह रहा है कि ये जो न्यू रिजल्टेंट है ये पी वेक्टर के परपेंडिकुलर, मतलब ये एंगल 90 होना चाहिए, तो डायग्राम सेट नहीं हो रहा, नहीं तो पहले एक काम करते हैं, उल्टा चलते हैं इसमें, पहले डायग्राम को 90 मतलब ये वाला एंगल 90 बनाने का ट्राई करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको है ना मैं पहले से ही 90 डिग्री एंगल बना देता हूं, दिस इज पी वेक्टर, दिस इज एंगल 90 एंड दिस इज न्यू रिजल्टेंट आर डैश वेक्टर। अब ठीक है, और फिर तो पक्का पक्का 2 क्यू वेक्टर यही होगा। अब डायग्राम परफेक्ट बनाए, तो दिस इज पी वेक्टर, दिस इज 2 क्यू वेक्टर एंड दिस इज आर डैश वेक्टर, ओके। एंड 2 क्यू वेक्टर का जो मिड पॉइंट है, जो सेंटर पॉइंट है, वो यहाँ पे होगा। तो ये जो इतना वेक्टर आपको जो नजर आ रहा है, छोटे वाला, मतलब आधा जो अगर मैं वेक्टर ड्रॉ करूं यहाँ पर, ये इतना, ये पक्का पक्का क्यू वेक्टर होगा। और जो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो आर वेक्टर ये वाला है, ये है आर वेक्टर। अब एकदम परफेक्ट डायग्राम बन गया ना। अब क्या पूछा, अब आप इसका जवाब दे सकते हो, क्या कह रहे हैं, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, ठीक है, देख लेते हैं। तो वैसे देखा जाए ज्योमेट्री बड़ी सिंपल है, ज्योमेट्री देखें अपन, तो ये तो आर डैश के बराबर है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मैग्नीट्यूड आर के बराबर है, ये पी के बराबर है, और यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये क्यू के बराबर है, यहां से यहां तक की लेंथ भी क्यू के बराबर है, बोलो आ गया ना। तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आर है, वो आर किसके बराबर होना चाहिए। अब आप ये देखो बेटा, ये वाला एंगल 90 है, अगर आप आगे एक्सटेंड कर दें तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। और अगर आपको रेक्टेंगल के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो सेम लेंथ के होते हैं और मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। खास बात क्या होती है, लेंथ भी सेम होती है डायगोनल्स की और मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये चारों आपस में बराबर होती हैं, ठीक है, मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये क्यू, तो ये भी क्यू, ये भी क्यू के बराबर होगा और ये भी क्यू के बराबर होगा। इसका मतलब आर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, क्यू के बराबर आ जाएगी। समझ में आ रही है बात बेटा, कितना सिंपल क्वेश्चन है देखो। तो ज्योमेट्री से अगर इसको किया जाए क्वेश्चन को तो बहुत फटाफट ये सॉल्व हो गया, ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। एट व्हाट एंगल मस्ट द टू फोर्सेस x प्लस वाई, मतलब एक फोर्स का मैग्नीट्यूड x प्लस वाई है एंड दूसरे का x माइनस वाई है, एक्ट सो दैट द रिजल्टेंट में बी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये कह रहा है दो वेक्टर्स हैं, उनका मैग्नीट्यूड जो है बेटा एक का x प्लस वाई है और एक का x माइनस वाई है। तो बताइए दोनों का जो रिजल्टेंट है अगर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। लेट्स से द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स थीटा, देन रिजल्टेंट r इक्वल्स टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा ना, एंड हियर r इज रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, a is x plus y, b is x minus y, 2 x plus y x minus y cos थीटा। स्क्वायरिंग कर दो, रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा बेटा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसका भी होल स्क्वायर कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2 यहां पर x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, वो वाली प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और 2xy माइनस का और प्लस का 2xy ये भी कट गया और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर चला जाएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया और इधर क्या बचेगा 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये डिवाइड में ले जाइए। तो फिर cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये cos थीटा आ गया। एंड देन थीटा पूछा आपसे तो cos इनवर्स थीटा इक्वल्स टू
cos इनवर्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ये 7th हो गया बेटा। 8th पे चलते हैं। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 16 न्यूटन। ठीक है, सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स, अगेन वही क्वेश्चन आ गया देखो, इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन, ठीक है, एंड इट्स डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स, द फोर्सेस आर। तो अगेन वैसे ही क्वेश्चन आ गया, वही सेम, रिजल्टेंट कितना है 8 है, और स्मॉलर वन इज ए, लार्जर वन इज बी, और इन दोनों का जो सम है वो 16 है, ए बी का सम 16 है। तो डायरेक्ट ऑप्शन से कीजिए। पहला कह रहा है कि 6 एंड 10 होना चाहिए, क्या ये 6 एंड 10, 6 एंड 10, ये 6 और ये 10 सेटल हो रहा है। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 प्लस 64 100, 100 का अंडर 10 आ रहा है ना, मैच हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। डायरेक्ट देखो लगते बढ़ते है ना, तो ये वैसा ही सेम क्वेश्चन आ गया। तो 8 तक अपन ने फिनिश कर लिया बेटा। 14th पे आइए अब। If n cap is a unit vector in the direction of a vector, then unit vector is simple. Unit vector n cap, unit vector is a vector, मतलब वेक्टर अपॉन वेक्टर का मॉड्यूलस a वेक्टर बाय a, और a को सिंपली चाहो तो a वेक्टर साइड में दो डंडियां खड़ी कर दो, तो ये मोड आ जाएगा ना। तो इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। 17, two vectors a vector and b vector inclined at an angle theta have a resultant r vector which makes an angle alpha with the a vector. Okay, if the direction of a vector and b vector are interchanged, the resultant will have the magnitude, will have the same magnitude, direction as well as magnitude, direction but not magnitude. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन चेक करते हैं। देखिए, तो दो वेक्टर्स आपको गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है बेटा, एंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा। कितना एंगल है इनके बीच में, थीटा है। और कह रहा है अपन को कि इनका रिजल्टेंट आर वेक्टर है। ये लो देखो, ये आर वेक्टर आ गया। अब क्या कह रहा है, अब देखो, एंड आर वेक्टर मेक्स एन अल्फा एंगल विद ए वेक्टर, मतलब आर वेक्टर अल्फा एंगल बना रहा है ए वेक्टर के साथ। जो ये कह रहा है वैसे मैंने कर दिया। आगे कह रहा है ये इफ द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इंटरचेंज्ड, मतलब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर की जो डायरेक्शन है ना, उनको अपन ने इंटरचेंज कर दिया है ना। मतलब जो डायरेक्शन बी की थी वो ए की बना दी, और जो डायरेक्शन ए की थी वो बी की बना दी। ठीक है, तो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो है वो कुछ भी हो सकता है। मतलब ये सेम तो नहीं दे रखा अपन को यहाँ पर मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो ए वेक्टर की डायरेक्शन को एग्जैक्टली बी वेक्टर के बराबर बनाना है अपन को, बी वेक्टर की डायरेक्शन के अलोंग बनाना है, और बी वेक्टर की डायरेक्शन ए वेक्टर के अलोंग बनाना है। तो एक काम करते हैं, इसमें एरो की जो लेंथ है ना वो थोड़ी सी कम ज्यादा कर देते हैं, ताकि थोड़ा सा अपन को डायग्राम सिमेट्रिक ना लगे। तो कई बार क्या होता है, सिमेट्री के कारण अपन आंसर गलत दे सकते हैं। तो एक काम करता हूं मैं, ए वेक्टर को मैंने छोटा सा बना दिया एंड बी वेक्टर को थोड़ा लार्ज कर दिया मैंने। ये वाला एंगल थीटा और दिस इज आर वेक्टर। ठीक है, एंड एंगल कितना है, अल्फा है ना, ऐसा कर दिया अपन ने। अब अगर मैं ए वेक्टर की डायरेक्शन के अलोंग बी वेक्टर बना दूं, अब देखो, और ए वेक्टर बी वेक्टर की जगह रख दूं, एंगल यही रहेगा दोनों के बीच में, थीटा। तो ये आर वेक्टर इधर आ गया, देखो आया ना। ये तो कंफर्म पता लग रहा है कि जो एंगल है ये डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। यहां के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अल्फा कम हो रहा है, मतलब एंगल तो सेम नहीं रहेगा, अल्फा तो पक्का चेंज हो जाएगा, ये तो कंफर्म है। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड की अगर अपन बात करें तो बेटा एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। थीटा है आर के सामने वाला, और इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसका मैग्नीट्यूड बी है। यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड बी है, इसका मैग्नीट्यूड ए है। तो इससे अगर मैं एक्सटीरियर एंगल से कंफर्म करूँ या फॉर्मूला लगा दें, आर बराबर कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक्सटीरियर एंगल इज थीटा कॉस थीटा, आया ना। और यहाँ से देखें तो अगेन एक्सटीरियर एंगल तो थीटा ही है ना, इसका मैग्नीट्यूड बी है, इसका मैग्नीट्यूड ए है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ba
cos थीटा। लो क्या फर्क आया, बी स्क्वायर स्क्वायर को आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा, 2ab की जगह 2ba लिख दिया तो कोई फर्क पड़ेगा, cos थीटा सेम, इसका मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, सेम है, डायरेक्शन बदल जाएगी। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है ना उसकी डायरेक्शन पहले इधर थी और अब थोड़ा सा इधर हो गया है ना, तो डायरेक्शन चेंज होगी बेटा, बट मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। 17th हो गया। अब हम बात करते हैं 19th की। ए पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ, ओके, देन 30 मीटर ईस्ट, देन 30√2 मीटर साउथ वेस्ट। His displacement from the original position is, ओके, ये क्वेश्चन आप सिंपल ज्योमेट्री से कर सकते हो बेटा, ज्योमेट्री से कर सकते हो, इसलिए मैंने ये आपको दिया है, ठीक है। तो ज्योमेट्री से आप कीजिए, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, वेक्टर को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतनी वेक्टर की इतनी कोई खासा नीड नहीं है इसके अंदर। देखिए ध्यान से देखना बेटा, ऊपर वाली जो डायरेक्शन है ना वो नॉर्थ मान लेते हैं, इस तरफ वाली ईस्ट, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट। अब जो कह रहा है वो करते जाओ। तो ये जो पर्सन है ना ये 30 मीटर नॉर्थ चल रहा है पहले, मतलब 30 मीटर पहले इधर चलेगा, नॉर्थ चला गया, फिर देन 30 मीटर ईस्ट, 30 मीटर ईस्ट आ गया, इधर की तरफ आ गया 30 मीटर ईस्ट, इधर है ना, तो पहले तो 30 मीटर नॉर्थ गया एंड 30 मीटर ईस्ट आ गया। फिर क्या कह रहा है, देन 30√2 मीटर साउथ वेस्ट, यहां पे पहुंचा हुआ है बंदा, देखो यहां पे अभी है। अच्छा इस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नॉर्थ ऊपर है, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, साउथ इधर है, तो वेस्ट इधर साउथ इधर, साउथ वेस्ट अगर बोला है आपको, साउथ वेस्ट का मतलब हुआ एग्जैक्टली साउथ एंड वेस्ट के एकदम मिड में जाएगा ये, मतलब एंगल बाइसेक्टर पे, मतलब 45 डिग्री एंगल पर, मतलब ये वाला एंगल 90 है ना, तो ये वेस्ट है, ये साउथ है बेटा, साउथ वेस्ट की तरफ यूं जाएगा ये, करेक्ट। अब ये पता नहीं है अपन को कितना जा रहा है ये एग्जैक्टली मालूम नहीं है, मैं मान लेता हूं यहां तक गया ये, और कितना गया बेटा 30√2 है ना, ये 30√2 मीटर है। अब ये एग्जैक्टली मुझे पता नहीं ये पॉइंट कहां पर है, तो एक काम करते हैं, ये वाला एंगल 45 है ना, तो पहले सबसे पहले वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं कि ये पॉइंट कहां पर है, उससे फिर अपने आइडिया लगाएंगे, फिर आगे चलेंगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखना इधर, मुझे आप ये बताइए कि ये 30√2 है, तो इस ज्योमेट्री से देखो आप, क्या आप ये लेंथ फाइंड कर सकते हो, 30√2 है इस ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये 45 है, ये 30√2 है, तो बताइए बेस कितना आएगा, बेस आएगा ना हाइपोटेनस 30√2 इंटू cos 45, cos 45 की वैल्यू जानते हो 1/√2, 1/√2 से √2 कट गया तो ये कितना आया 30 आ गया ना। सिमिलरली परपेंडिकुलर चाहिए तो 30√2 sin 45, sin 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, √2 से √2 कट गया, इसका मतलब ये भी वैल्यू कितनी है 30 मीटर, बताओ बताओ, तो ये भी 30 मीटर, ये भी 30 मीटर, सॉरी ये भी 30 मीटर और ये भी 30 मीटर, ठीक है। तो यहां से शायद आपको आइडिया लग रहा होगा कि एक्चुअल में ये 30 मीटर है और ये 30 मीटर है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट ये यहाँ पे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 30 मीटर तो ये इतना 30 मीटर थोड़ी, 30 मीटर तो ये है, 30 मीटर मतलब पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये वाला होगा, और ये 30 मीटर किसका मतलब ये यहाँ पे पहुंचेगा, ये यहाँ पर, इसका मतलब 30√2 बोले तो जो पर्सन है ना वापस यहाँ आ गया, तभी तो ये 30√2 होगा, 30 का स्क्वायर 30√2 अंडर रूट है ना, तो एग्जैक्टली जो पर्सन है वहीं उसी पोजीशन पे आ गया, तो ओरिजिनल पोजीशन जहां पे आएगा, तो जहां से गया था वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस होता है, तो घूम फिर के वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया 0 आ गया यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, चलो ये था क्वेश्चन नंबर 19, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो आप, 21 क्या है। इफ ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स ड्यू ईस्ट, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में है ये, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर -5 ए वेक्टर, सिंपल सा क्वेश्चन है ये कह रहा है एक वेक्टर है जो कि ईस्ट डायरेक्शन में है, सी ईस्ट है, ये नॉर्थ, तो एक वेक्टर है जो कि ईस्ट डायरेक्शन में इस तरफ है, दिस इज ए वेक्टर, और मैग्नीट्यूड कितना है 5 है। अब आपको कह रहा है कि -5 ए वेक्टर कौन सा होगा, ये ए वेक्टर है, मैं आपसे कहूँ 5 ए वेक्टर कौन सा होगा, तो ए वेक्टर का 5 टाइम्स 5 ए वेक्टर इधर आ जाएगा, और -5 ए वेक्टर, माइनस का बोले तो डायरेक्शन एकदम अपोजिट, तो -5 ए वेक्टर इधर हो जाएगा ना, बोलो बोलो बोलो,
दिस इज -5a वेक्टर। अब आपसे कोई कहे कि -5a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ -5a वेक्टर, ये ऐसे मोड ही लगाओगे ना, मोड में पता है वैसे भी 5 है, ये 5 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, मोड में बाहर ले लो आप a वेक्टर, और a वेक्टर का मॉडुलस कितना है 5 है, तो कितना आ जाएगा 5 × 5 25। आया कि नहीं आया समझ में? a वेक्टर का मॉडुलस 5 है यार, तो 5a वेक्टर कितना होगा 5 गुना होगा उससे, तो वैसे ही 25 हो गया ना, माइंड में आगे वैसे ही 25 हो गया। और डायरेक्शन किस तरफ है इसकी, वेस्ट की तरफ है ना, तो डायरेक्शन आ जाएगा वेस्ट, ड्यू वेस्ट। ओके, ये 21 हो गया बेटा। 24 पे चलते हैं चलो। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज ऑफ मैग्नीट्यूड p, कह रहा है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड p है, ठीक है चलो ड्रॉ करते हैं। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है p वेक्टर, और मैग्नीट्यूड कितना सॉरी रिजल्टेंट कितना है p वेक्टर, और मैग्नीट्यूड कितना है रिजल्टेंट वेक्टर का p है, ओनली p मैग्नीट्यूड। और एंगल कितना है a वेक्टर एंड b वेक्टर के बीच में, ये कौन सा है 24 है। ओके 24 नहीं दे रखा, तो एक काम करते थीटा मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है वापस देखो, इफ b इज रिवर्स्ड, b को रिवर्स कर दिया आपने, मतलब b जो इधर था अब b को उल्टा बनाएंगे अपन, एकदम डायरेक्शन अपोजिट कर दी। दिस इज -b वेक्टर, अंडरस्टूड। मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इज b, मैग्नीट्यूड बोले तो लेंथ, तो भैया -b वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी b रहेगा, कोई बदलाव थोड़ी हुआ उसमें, हुआ क्या बदलाव, नहीं होना, बस डायरेक्शन ही तो बदली है, मैग्नीट्यूड तो वही का वही है, डायरेक्शन रिवर्स किया आपने, तो मैग्नीट्यूड b वेक्टर -b वेक्टर का b के बराबर ही रहेगा। और a वेक्टर इधर की तरफ है, a वेक्टर में कोई बदलाव नहीं है, तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड a मान लिया मैंने, ठीक है। अब कह रहा है रिजल्टेंट इज ऑफ मैग्नीट्यूड q, अच्छा अब ये कह रहा है कि a वेक्टर और b वेक्टर की डायरेक्शन बदल दी तो -b वेक्टर आ गया, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना वो ये वाला वेक्टर होगा, बोलो नहीं होगा क्या? देखो a वेक्टर b वेक्टर बराबर p वेक्टर, और a वेक्टर और -b वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा ये वाला होगा, जिसको इसने नाम दिया q वेक्टर, और q वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है q है, करेक्ट। देन द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज, p स्क्वायर और q स्क्वायर का सम पूछा है बेटा, तो सबसे पहले p का सम बताइए, तो बेटा बहुत ही आसान है ये, तो इस ट्रायंगल को देख लीजिए आराम से, है ना, काफी इजी है। आप पहले सबसे पहले इस ट्रायंगल को देखो, दिस लेंथ इज a, दिस लेंथ इज b, एक्सटीरियर एंगल इज थीटा, देन दिस लेंथ इज p, देन p स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, सिंपल। नाउ इस ट्रायंगल पे आ जाओ, दिस लेंथ इज a, ध्यान से देखना, कोसाइन लो लगाओ, बड़ा सिंपल है देखो, दिस लेंथ इज a, दिस लेंथ इज ऑल्सो b लाइक दिस वन, ओके b, ये भी b, दिस लेंथ इज b, दिस लेंथ इज a, दिस लेंथ इज b, एंड एक्सटीरियर एंगल फ्रंट ऑफ q, q के सामने वाला एक्सटीरियर एंगल ये वाला आएगा ना, ध्यान से देख लो, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल फॉर दिस ट्रायंगल फॉर साइड q, है ना, q के लिए एक्सटीरियर एंगल देखा जाए तो ये वाला होगा, एंड दिस वन इज 180 माइनस थीटा। आ रहा है समझ में आपको? तो इस साइड लेंथ के सामने वाला एक्सटीरियर एंगल ये वाला होगा, ये नहीं होगा एक्सटीरियर एंगल ये वाला होगा, एक साइड को एक्सटेंड करो ये वाला एक्सटीरियर एंगल आएगा इस साइड के अकॉर्डिंग। अब आपसे पूछूंगा क्यू कितना आएगा, तो कोसाइन लो लगा दो, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इस लेंथ बदले तो b का स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा, एंड cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव होता है, और 180 कोई कन्वर्जन भी नहीं होगा तो माइनस का cos थीटा जाएगा। इसका मतलब क्यू स्क्वायर बराबर आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड, और अपन से क्या पूछा है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर पूछा है बेटा, दोनों का सम कर दीजिए, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहां पर देखो 2ab cos थीटा माइनस 2ab cos थीटा कट जाएगा, तो फाइनल आंसर इज 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये 24th क्वेश्चन हो गया बेटा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इसमें, तो ये स्टेज सेकंड के हमने जो क्वेश्चन मैंने आपको लगवाए थे 24 तक ये हमने कर लिए हैं। अब स्टेज थर्ड का सिक्स्थ क्वेश्चन आप पढ़िए। 3 वेक्टर्स p वेक्टर, q वेक्टर एंड r वेक्टर आर शोन इन द फिगर। ओके, आपको ये दे रखा है यहां पर
कि दिस इज P वेक्टर, दिस इज Q वेक्टर, राइट, एंड R वेक्टर इज ऑल्सो गिवन। ओके, यहां पे लिखा हुआ है R वेक्टर इक्वल्स टू Q वेक्टर माइनस P वेक्टर। घबराइए नहीं, माइनस P को इधर ले जाइए, तो ये P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, P वेक्टर प्लस R वेक्टर बराबर Q वेक्टर हो गया। P वेक्टर को इधर ले जाइए, वैसे सबट्रैक्शन वेक्टर मैं पढ़ाऊंगा आपको, फिर भी थोड़ा सा आप देख सकते हो, माइनस P वेक्टर को इधर ले जाइए तो P वेक्टर प्लस R वेक्टर बराबर Q वेक्टर हो गया। तो मैं आपसे अगर इसमें पूछूं कि P वेक्टर और R वेक्टर का रिजल्टेंट Q वेक्टर है, इसका मतलब R वेक्टर किधर होना चाहिए? फिर P और R सेम ऑर्डर में होंगे ना, तो ये R इधर आ जाएगा। बोलो, दिस इज R वेक्टर, P वेक्टर प्लस R वेक्टर बराबर Q वेक्टर। ठीक है, ये R वेक्टर बन गया। और कह रहा है जो S वेक्टर है ना, वो यूं ड्रॉ कर रखा है, देखो, दिस इज S वेक्टर। और आपको ये कह रखा है कि ये जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ, ये लेंथ आपको दे रखी है B मोड ऑफ R वेक्टर, मतलब ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है। ओके, दिस इज द मैग्नीट्यूड। ठीक है, दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड नथिंग एल्स। ठीक है, अब अपन से पूछा है कि S वेक्टर क्या होना चाहिए, राइट? व्हाट इज द S वेक्टर? S वेक्टर को चलो अपन लिखते हैं, सेटल डाउन करते हैं यहां पर। तो आप एक चीज देखें, अगर मैं इसको वेक्टर बना दूं, ये देखो, ये एक P वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। इस वेक्टर को मैं नाम दे देता हूं, क्या नाम दूं इसको? A वेक्टर नाम दे देता हूं। चलो, तो आप ये बताएं, इस ट्रायंगल को आप गौर से देख लीजिए कि P वेक्टर और A वेक्टर का रिजल्टेंट S वेक्टर नहीं है क्या? है ना? इसका मतलब मैं लिख सकता हूं S वेक्टर। ध्यान से देखो बेटा, P वेक्टर और A वेक्टर का रिजल्टेंट S वेक्टर है ना, इसका मतलब S वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर प्लस A वेक्टर। अग्री हो इससे? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, A वेक्टर को लिखना है मुझे। अगर आपको A वेक्टर बनाना है तो एक तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? B मोड ऑफ R वेक्टर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर। तो वेक्टर बनाने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन होती है यूनिट वेक्टर। अब आप ये बताएं कि जो A वेक्टर है और जो R वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है क्या? इसका मतलब R वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा वो मैं इसमें यूज ले सकता हूं। मतलब यहां पर अगर R कैप लगा दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यूनिट वेक्टर R वेक्टर का और A वेक्टर का सेम होगा, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। B मॉड ऑफ R वेक्टर। अच्छा, R कैप जो है, R कैप को मैं लिख सकता हूं R वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ R वेक्टर, इससे कट जाएगा। तो वैल्यू कितनी? B R वेक्टर आई ना। तो A वेक्टर की वैल्यू B R वेक्टर आई। ये B R वेक्टर बेटा मैं इसमें A वेक्टर में रख दूं तो देखो S वेक्टर कितना आएगा? देखो, P वेक्टर प्लस B R वेक्टर। ये आंसर आ गया। लेकिन आंसर में R नहीं नजर नहीं आ रहा अपन को। तो R वेक्टर Q वेक्टर माइनस P वेक्टर है ना, ये इसमें रख दो। तो S वेक्टर बराबर P वेक्टर प्लस B, ये Q वेक्टर माइनस P वेक्टर हो गया ना। तो S वेक्टर बराबर, इसको थोड़ा सेटल कर देते हैं, B Q वेक्टर माइनस B P वेक्टर। अब ये P वेक्टर और माइनस B P वेक्टर में से P वेक्टर कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस B P वेक्टर प्लस B Q वेक्टर आ गया। देखो आंसर कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो इस वे से आप सॉल्व कर सकते हो इसको। समझ गए? अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें थोड़ा सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट आ गया, तो थोड़ा हो सकता है आपको थोड़ा अनईजी फील हुआ हो, लेकिन आगे अपन सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको, तो आपको आसान लगेगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टेज फोर्थ का क्वेश्चन है बेटा। स्टेज फोर्थ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। Two forces P and Q of the magnitude 2F and 3F respectively are at angle theta with each other. If the force Q is doubled, okay, then the resultant also gets doubled. Then the angle theta is, एंगल थीटा पूछा है, तो जो जो कह रहा है वो कर दो। ये कह रहा है कि जो Q है ना, सॉरी, जो P और Q है उनका मैग्नीट्यूड 2F एंड 3F है और एंगल थीटा पे वो लग रहे हैं। ठीक है, तो रिजल्टेंट मान लीजिए R है, तो R बराबर क्या लिखोगे? अंडर रूट
2f का स्क्वायर 3f का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2f इंटू 3f आ गया, इंटू में cos थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब क्या कह रहा है कि अगर q को डबल कर दें, q की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना है 3f है, और इसको डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा 6f हो जाएगा, और एंगल वही का वही रहेगा। तो जो रिजल्टेंट है ना वो भी कह रहा है डबल हो रहा है, इसका मतलब रिजल्टेंट अब 2r हो गया। ध्यान से देखना, रिजल्टेंट 2r हो गया, a को p को नहीं छेड़ा अपन ने, p 2f ही है, लेकिन q जो है ना वो 6f हो गया, 2 इंटू ये 2f और ये 6f cos थीटा। अब आपसे क्या पूछा है, बताइए थीटा की वैल्यू कितनी है, राइट? थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, ये वैल्यू पूछी आपसे, है ना? Two forces P and Q, the magnitude 2f and 3f respectively are at an angle theta with each other if the force Q is doubled. Very easy, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कर दिया। अब क्या करो, स्क्वायरिंग कर दो, अंडर रूट हटा दो, इसका भी अंडर रूट हटा दो, स्क्वायरिंग हो जाएगा। अब आप क्या करें, दोनों को डिवाइड कर दें, दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आर स्क्वायर तो कट जाएगा, और यहाँ से एफ स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी एफ स्क्वायर कॉमन, एफ स्क्वायर भी कट जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? इस वजह से कर सकते हो आप, तो सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द सम ऑफ टू फोर्सेस P वेक्टर एंड Q वेक्टर इज R वेक्टर सच दैट R वेक्टर का मॉड्यूलस P वेक्टर के बराबर है। तो ये कह रहा है कि P वेक्टर प्लस Q वेक्टर जो है ना वो R वेक्टर के बराबर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और ये भी कह रहा है कि मॉड ऑफ P वेक्टर बराबर मॉड ऑफ R वेक्टर, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। The angle theta that the resultant of 2p vector and q vector will make with q vector is the angle theta in degrees, okay, सबसे पहले इस डायग्राम को बनाते हैं अपन, ठीक है, फिर चेक करते हैं बेटा। देखना बेटा इधर, द सम ऑफ टू फोर्सेस P वेक्टर एंड Q वेक्टर इज R वेक्टर सच दैट R वेक्टर का मॉड्यूलस और P वेक्टर का मॉड्यूलस बराबर है। मतलब कि जैसे ये P वेक्टर है और ये मैंने R वेक्टर बना दिया, और इनका मैग्नीट्यूड बराबर है। मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड मैं क्या मानूं, F मान लूं, इसका मैग्नीट्यूड अगर F है तो इसका भी F के बराबर ही होगा, और Q वेक्टर पक्का पक्का फिर ये आएगा, और ये कंफर्म है आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, क्योंकि इसकी ये दोनों साइड लेंथ क्या बराबर बराबर है। द एंगल थीटा दैट द रिजल्टेंट ऑफ 2p वेक्टर एंड Q वेक्टर विल मेक विद Q वेक्टर इज, अच्छा ये P वेक्टर है ना, अगर मैं P वेक्टर को डबल कर दूं तो 2p वेक्टर बन जाएगा, तो ये इसको लेंथ को जस्ट डबल कर दिया आपने, तो अगर मैं लेंथ को डबल कर दूंगा तो ये 2p वेक्टर बन जाएगा ना, ये यहां से यहां तक वाला, ध्यान से देख लेना। और Q वेक्टर कौन सा आएगा, Q वेक्टर तो वही रहेगा सेम एज इट इज, ये वाला वेक्टर एज इट इज यहां पे चिपका दो। तो देखो दिस इज 2p वेक्टर, दिस इज Q वेक्टर, ठीक है? तो 2p वेक्टर और Q वेक्टर के बीच में एंगल जो है ये वाला, द एंगल थीटा दैट द रिजल्टेंट ऑफ 2p वेक्टर, अच्छा सॉरी, रिजल्टेंट ऑफ 2p वेक्टर एंड Q वेक्टर, व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ 2p वेक्टर एंड Q वेक्टर? रिजल्टेंट ऑफ 2p वेक्टर एंड Q वेक्टर इज दिस वन, राइट? दिस इज अ न्यू रिजल्टेंट, विल मेक विद Q वेक्टर, मतलब Q वेक्टर के साथ एंगल कितना बनाएगा, तो ये R डैश वेक्टर जो Q वेक्टर के साथ एंगल जो बना रहा है ये वाला एंगल अल्फा फाइंड करना है अपन को, समझ आ रही बात? क्वेश्चन ये है बेटा, और आपको ये पूछा गया है कि एंगल की वैल्यू डिग्री में बताइए कितनी है। तो ये दोनों लेंथ इक्वल हैं यहां पर, है ना, और इसका मैग्नीट्यूड f है और इसका मैग्नीट्यूड f है, और ये लेंथ जो भी है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहां पर, ये जस्ट डबल है इसका p का, और ये 2p है, मैग्नीट्यूड में 2f है, और ये Q वेक्टर ये एज इट इज है, ये पैरेलल है।
ठीक है, तो अब मैं एक बार वेक्टर को हटा देता हूं, यहां पर वेक्टर को मैं हटा देता हूं, सिंपल मैग्नीट्यूड यहां पर लिखूंगा। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट था पुराने वाले का, इतनी लेंथ है p, तो ये भी लेंथ p होगी फिर तो। ठीक है, या मैं ये कहूं कि ये f है तो ये भी लेंथ f होगी फिर तो, और ये लेंथ भी f के बराबर है ना, ये लेंथ भी f के बराबर है। थोड़ा ज्योमेट्री में थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है बेटा, राइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एंगल सेम होंगे, है ना, ये दोनों एंगल सेम होंगे यहां पर, और ये इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो पैरेललोग्राम बनेगा, ये कंफर्म है। ये भी f है तो ये भी f के बराबर होगा। अच्छा, ये थीटा है मान लेता हूं, ये भी थीटा होगा, फिर ये वाला एंगल भी क्या आएगा, थीटा आएगा एग्जैक्टली, सही है, ये लेंथ भी, ये वाला एंगल भी एग्जैक्टली थीटा के बराबर आएगा। ओके, तो यहां पर अगर हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है तो एक काम करें, अपन थीटा की टर्म्स में ये वाला लेंथ फाइंड कर लें, ये वाला लेंथ फाइंड कर लेंगे तो शायद अपन इस रिजल्ट तक पहुंच सकें। तो आप एक चीज देखें बेटा, अगर ये थीटा है, ये f है, तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं मैं, तो आपको पता है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये थीटा होगा, तो f का बेस जो आएगा यहाँ पर वो कितना आएगा, f cos थीटा, एंड सिमिलरली इसका भी f cos थीटा। तो ये जो लेंथ आएगी, ये पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक 2f cos थीटा नहीं आएगी क्या, ये पूरी लेंथ, ये 2f cos थीटा आ गई। तो अगर ये 2f cos थीटा है तो उस केस में ये वाली लेंथ भी 2f cos थीटा के बराबर होगी फिर तो, सही है, दिस इज आल्सो इक्वल टू 2f cos थीटा। अब आप एक चीज थोड़ा सा गौर करना, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल थीटा है, दिस लेंथ इज 2f, दिस लेंथ इज 2f cos थीटा, एंड दिस एंगल इज थीटा, है ना। और आपको अगर ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल कितना है, मान लीजिए अल्फा ही है, राइट, तो क्या अल्फा की वैल्यू यहां से फाइंड आउट नहीं कर सकते क्या अपन, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते क्या। तरीके खूब सारे हैं, लेकिन एक सिंपल तरीका मैं जो मेरे को जो फील आ रही है, जो पता लग रहा है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से देखना, इफ दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो आपसे मैं पूछूं कि ये हाइपोटेनस होगा 2f होगा और ये वाला एंगल थीटा होगा, तो बताइए 2f का इस तरफ वाला जो पार्ट आएगा, बेस आएगा, 2f cos थीटा नहीं आएगा क्या। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दैट मींस दिस शुड बी 2f cos थीटा। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता तो ये 2f cos थीटा के बराबर नहीं होता। तो यहां पर यहीं से ही ज्योमेट्री से ही पता लग रहा है बेटा, दिस एंगल शुड बी 90, है ना, तो आंसर इज 90 डिग्री। इज दैट क्लियर। मैथमेटिक्स लगाओगे अगर आप, तो मैथमेटिक्स हो सकता है थोड़ी टफ पड़ जाए, ठीक है, हो सकता है थोड़ी टफ पड़ जाए, बाकी मैथमेटिक्स से भी अपन डील कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ेगा, मतलब नहीं है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको जरूर कॉपी में आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे एक क्वेश्चन है बेटा, देखो एक ट्रायंगल बना रखा है ए बी सी और डी इसका मिड पॉइंट है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी लाइन, बी सी लाइन का मिड पॉइंट है डी। आगे लिखा है ए बी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर इक्वल्स टू एन इंटू ए डी वैक्टर, फाइंड एन, एन की वैल्यू पूछिए। ठीक है, सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है, आप देखिए। सबसे पहले इसको लिखना है हमें ए बी वैक्टर को। अच्छा, ए बी वैक्टर इसका मतलब है ए टू बी एरो ड्रॉ करना अपन को, दिस इज ए बी वैक्टर, राइट। नेक्स्ट वन इज ए सी वैक्टर, ए टू सी एरो ड्रॉ करना अपन को, ठीक है। This is AC vector. D is the midpoint of line BC. Then AD vector, ये वाला वेक्टर हो जाएगा बेटा, This is AD vector, ठीक है। अब आप ये देखें कि जो BD और जो DC जो लेंथ है वो दोनों बराबर बराबर है ना, तो अगर मैं एक एरो ऐसे बना दूं, ध्यान से देखना आप, बना दिया, और C से D का एरो मैंने ऐसे बना दिया, देखो, ठीक है।
इन दोनों एरोज में खास बात समझ में आ रही है आपको, दोनों एरो की लेंथ सेम है लेकिन डायरेक्शन एकदम अपोजिट है। देखो है ना अपोजिट, एकदम अपोजिट है बेटा। इसका मतलब क्या मैं ये लिख सकता हूं B टू D जो एरो है, जो वेक्टर है, वो C टू D जो एरो है उसके मैग्नीट्यूड में तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, जिसका मतलब माइनस ऑफ CD वेक्टर, अपोजिट वेक्टर हो गई है। सही है। उसके बाद में अब कुछ भी नहीं बचा। देखो आप इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल नंबर वन को देखो गौर से। ट्रायंगल नंबर 1 को देखोगे तो ये बताइए AB वेक्टर और BD वेक्टर का रिजल्टेंट AD वेक्टर नहीं है क्या? तो ट्रायंगल 1 से देखें तो मैं लिख सकता हूं AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर इक्वल्स टू AD वेक्टर। सही है। अब ट्रायंगल 2 पे आओ एक बार जरा, ट्रायंगल 2, इसमें ध्यान से देखना, A टू C वेक्टर प्लस C टू D वेक्टर, A टू C वेक्टर प्लस C टू D वेक्टर इज इक्वल टू A टू D वेक्टर, है ना? तो इसको लिखोगे आप AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर इज इक्वल टू AD वेक्टर। करेक्ट बेटा। अब इन दोनों का सम कर सकते हो आप। एज वी नो BD वेक्टर इक्वल्स टू माइनस CD वेक्टर, तो आप ये यहां पे रख देना बाद में। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड का एडिशन कीजिए। तो AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर प्लस AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AD वेक्टर, डबल हो गया ये। और BD एंड AC, सॉरी BD एंड CD दोनों अपोजिट हैं, तो इस BD को मैं क्या लिख दूंगा, माइनस ऑफ CD वेक्टर प्लस AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर इज इक्वल टू 2 AD वेक्टर। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। देखो देन वी हैव AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर इक्वल्स टू 2 AD वेक्टर, देन वी हैव n इक्वल्स टू 2, आंसर इज 2। क्लियर? कितना सिंपल था। आप इसको कॉपी कर सकते हैं बेटा। अब मैं इसका एक और अप्रोच बताता हूं, देखो, और वो भी काफी सिंपल सी अप्रोच है। ध्यान से देखना आप। देखो अगर आपको ट्रायंगल की ज्योमेट्री का हल्का फुल्का भी आइडिया है, पैरेललोग्राम का मालूम है, तो आप इस क्वेश्चन को फटाफट कर सकते थे। देखो कैसे, सी ये ट्रायंगल था, अगर इसको आगे एक्सटेंड कर दें और पैरेललोग्राम बना दें, ये पैरेललोग्राम है, सही लिखा है क्या? पैरेललोग्राम। तो ये A, ये B और ये C, इसको कुछ पॉइंट E नाम दे दीजिए। आपको मालूम होना चाहिए पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है ना बेटा, वो मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, एग्जैक्टली मिड में। ठीक है, मतलब ये वाली लेंथ इसके बराबर होती है और ये वाली लेंथ इसके बराबर होगी, ये दोनों बराबर होगी, ये दोनों बराबर होंगी। इसका मतलब अगर आपने ये वाला वेक्टर AB वेक्टर बनाया है और ये वाला वेक्टर AC वेक्टर बनाया है, ये AB वेक्टर और ये AC वेक्टर, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना वो AE वेक्टर होगा। मतलब मैं लिख सकता हूं AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर कंफर्म है वो AE वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम लो वेक्टर एडिशन डायगोनल के बराबर होगा। और हमें तो ये वाला पॉइंट D दे रखा है, वो D मिड पॉइंट है, D A से D की और D से E की लेंथ बराबर बराबर है। इसका मतलब जो AE वेक्टर है ना वो 2 टाइम्स ऑफ AD वेक्टर हो जाएगा। तो यहां से डायरेक्ट बेटा n की वैल्यू 2 आ गई। आई बात समझ में? डायरेक्ट भी आप कैलकुलेट कर सकते थे। इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, चलो। कह रहा है ड्रॉ F वेक्टर, A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर। इनको ड्रॉ करना आपको, है ना? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो अपन एक साथ सबको देख लेते हैं बेटा। This is y axis, this is x axis, negative x axis, negative y axis। फर्स्ट इक्वेशन मैं यहां पर इन दो को मैं समझाऊंगा, ठीक है, बाकी दो को आप खुद से ट्राई करना। तो जैसे F वेक्टर लिखा हुआ है यहां पर 3i कैप प्लस 2j कैप, है ना? F वेक्टर लिखा हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप।
ये दो वेक्टर का एडिशन है, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, दिस वेक्टर इज अलोंग आई कैप डायरेक्शन, राइट, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 है। इसका मतलब ये वाला जो वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड 3 है और डायरेक्शन कौन सी है, आई कैप, एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये यूनिट वेक्टर है ना आई कैप। नेक्स्ट वन इज 2 जे कैप, जे कैप बोले तो वाई डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इज 2 यूनिट, तो दिस इज 2 जे कैप, करेक्ट। Then the resultant of 3 I cap and 2 J cap according to parallelogram of law of vector addition is along this side. यही होगा ना, this is F vector, समझ गए, this is F vector, कितना सिंपल है देखो, 3 I cap 2 J cap, this is F vector। आप कहीं पे बनाओ, आप चाहो तो यहां बना दो इसको, चाहो तो इसको यहां बना दो, लेकिन ये 2 J cap इधर आएगा, 3 I cap इधर आएगा, तो F vector उधर ही आएगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो एक चीज देखिए, आपको इसमें मैग्नीट्यूड भी बताना है और एंगल भी बताना है प्लस एक्स एक्सिस से। तो आप ये बताइए इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3 है ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2 है ना, और ये सिंपल एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है नहीं बन रहा, बोलो। तो ये बताइए 2 ये 3 ये 2 ये 3, तो हाइपोटेनस कितना आएगा, एफ का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, एफ बराबर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, है ना, दिस लेंथ इज 3 दिस लेंथ इज 2, स्क्वायर ऑफ 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 2, अंडर रूट कर दीजिए, कितना आया 9 प्लस 4 रूट 13, ये जो भी है रूट 13 आ गया, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया। उसके अलावा एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस देखो ये वाली डायरेक्शन है, इससे जो एफ वेक्टर जो एंगल बना रहा है ना, ये वाला एंगल पूछा है, ध्यान से देख लेना, इस डायरेक्शन से एफ वेक्टर जो एंगल बना रहा है, मतलब उस वेक्टर का एंगल पूछा आपसे, एंगल बताइए कितना आएगा, तो बड़ा सिंपल है, थीटा आपको पूछा है। तो ये देखिए बेटा, इस ट्रायंगल में देखें तो अपन को परपेंडिकुलर पता है कितना है, 2 है, 2 जे कैप नहीं 2 है ओनली, और बेस कितना है 3 है, तो यहां से tan थीटा कितना आएगा, tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस 2/3, दैट मींस थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2/3, tan इनवर्स की टर्म में आ गया। अगर आपसे cos इनवर्स में पूछा हो तो cos इनवर्स में भी निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते क्या, देखो cos थीटा बोले तो cos थीटा आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इज 3 एंड हाइपोटेनस अभी भी आपने फाइंड किया √13, तो थीटा बराबर cos इनवर्स 3/√13, sin थीटा पूछे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 2/√13 आ जाएगा, है ना, तो इस वे से आप फाइंड कर सकते हो। दूसरा और मैं आपको बता रहा हूं, a वेक्टर इक्वल्स टू -4i कैप प्लस 3j कैप है, चलो इसको ड्रॉ करते हैं, -4i कैप और 3j कैप का रिजल्टेंट है a वेक्टर, यहां लिखता हूं मैं इसको, -4i कैप प्लस 3j कैप, तो इसमें एक वेक्टर तो है माइनस का 4i कैप और दूसरा है 3j कैप, तो चलो इसको ड्रॉ करें, तो माइनस का 4i कैप बेटा इस तरह बनेगा, मैग्नीट्यूड कितना है इसका 4, लेकिन डायरेक्शन कौन सी है -i कैप, तो -i कैप के अलोंग आपको 4 यूनिट का 4 मैग्नीट्यूड का आपको वेक्टर बनाना है, तो -4i कैप आ गया। 3j कैप मतलब y डायरेक्शन में, दिस इज 3j कैप, और एंगल कितना दोनों के बीच में 90 है। तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से देखें तो बेटा इनका डायगोनल नहीं होगा क्या, मतलब इस रेक्टेंगल का डायगोनल बन जाएगा, दिस इज ए वेक्टर, करेक्ट, दिस इज ए वेक्टर, अंडरस्टूड। और ए वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो ए बराबर रूट ऑफ, बोलिए, बेस ऑफ दिस ट्रायंगल इज 4, ओनली 4 मैग्नीट्यूड में, एंड परपेंडिकुलर इज 3, -4 मत लिखना क्योंकि -4 नहीं है बेटा, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 4 एंड ये 3, तो दिस इज 3 दिस इज 4, तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा बोलिए, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा, 25 का रूट 5 आ जाएगा ना, तो ए का मैग्नीट्यूड 5 आ गया, तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया। उसके अलावा हमसे एंगल भी पूछा है विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से एंगल कितना बन रहा है बेटा, तो एक्स एक्सिस से एंगल देखना एक बार आप, एक्स एक्सिस इधर है, तो आपसे एंगल कौन सा पूछा है बेटा, आपसे एंगल पूछा है ये वाला, ए वेक्टर जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से वो एंगल ये वाला है जी, थीटा, है ना। तो अगर आपसे ये वाला एंगल पूछे थीटा तो कैसे फाइंड करें, चलो ये वाला एंगल मैं फाई मान लेता हूं, चलो मान लिया, तो बताइए आपको थीटा कैलकुलेट करना है ना, तो फाई की वैल्यू पक्का पक्का क्या आएगी, पाई माइनस थीटा आएगी ना, आएगी ना,
फाई इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा। अब जो tan फाई है यहां पर, tan फाई मैं क्या लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज 3, बेस इज 4, 3/4, समझ रहे हो, 3/4, देखते रहना 3/4 आ गया tan फाई। और फाई की वैल्यू पाई माइनस थीटा यहां रख दूंगा मैं, tan पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू 3/4, बोलो बोलो सही है, tan पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू 3/4। और tan पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है और पाई है तो कोई कन्वर्जन भी नहीं होता, इसका मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का tan थीटा बराबर 3/4। तो फिर tan थीटा बराबर कितना आया, माइनस का 3/4 आ गया, एंड देन थीटा बराबर कितना आया, tan इनवर्स माइनस का 3/4। समझ में आई बात, बहुत मेहनत लगी ना, बहुत मेहनत लगी, लेकिन आपको इसका एक तरीका है डायरेक्ट करने का, वो कैसे, देखो अगर आपको एंगल फाइंड करना है, tan थीटा फाइंड करना है, ठीक है, तो सिंपल क्या कीजिएगा, सिंपल क्या कीजिएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस रखना है, परपेंडिकुलर कितना है 3, और बेस जो है ना विद साइन रख दो, अगर प्लस का है तो प्लस रख दो, जैसे माइनस का 4 आई कैप है ना तो -4 रख दो डायरेक्टली, अगर वो प्लस का होता तो +4 रख देते, 3 अगर माइनस का होता तो माइनस रख देते, ठीक है, समझ गए, अगर दोनों नेगेटिव हो तो नेगेटिव कट जाता, समझ रहे हो ना बात, इस वे से करना है आपको, ठीक है, बड़ा आसान है। तो जो भी साइन है वो साइन रख दीजिए, डायरेक्ट आ जाएगी वैल्यू, थीटा बराबर tan इनवर्स -3/4 आ जाएगा, समझ गए बात को, प्रॉपर वे से हमने सॉल्व किया तो भी वैल्यू वही आई, और एक साथ ही अगर अपन ने डायरेक्ट अगर अपने अप्रोच लगाई कि tan थीटा अगर अपन को फाइंड आउट करना है, एक्स एक्सिस से डायरेक्शन या एंगल फाइंड आउट करना है आपको, तो डायरेक्ट tan थीटा बराबर जो भी है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब जो आई कैप का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, -4 है, और जे कैप का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 3 है, तो सिंपल प्लस का 3 अपॉन में -4 रख सकते हो आप, ठीक है, तो इस वजह से आप बेटा डायरेक्ट कर सकते हो। तो बाकी जो 2 क्वेश्चंस हैं, ये 2 जो पार्ट है वो आप खुद से करिएगा, ठीक है बेटा, पॉलीगन लो वेक्टर एडिशन नेक्स्ट पार्ट है बेटा वेक्टर एडिशन का। जैसे टू वेक्टर्स का एडिशन करना है अपन को, तो हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, मोर देन 2 वेक्टर्स हैं तो फिर पॉलीगन बन जाएगा, जैसे ट्रायंगल बना था ना तो वहां पर वो पॉलीगन बन जाएगा। इसको देखते हैं बेटा अपन, ध्यान से देखना इधर, जैसे मेरे पास this is A vector, right, this is B vector, यहाँ पे C वेक्टर है बेटा, ठीक है, और इधर की तरफ मान लीजिए एक और मैं वेक्टर बना देता हूँ D वेक्टर, ठीक है, कई सारे वेक्टर्स हैं अपने पास और मुझे फाइंड आउट करना है इन सभी का रिजल्टेंट, एडिशन फाइंड आउट करना है ना। तो एडिशन फाइंड आउट करने के लिए जैसे आपको फाइंड आउट करना था रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ठीक है, इन सब का सम करना है हमें, एडिशन करना है, लिखने का वे यही है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। एंड इवन आप ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पर ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला बेटा, ठीक है, ठीक है ना। तो अगर मैं आर वेक्टर को ऐसे लिखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर कुछ भी लिख दो, उससे रिजल्ट पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है बेटा, वेक्टर एडिशन सेम रहेगा। जैसे अगर मैं इसको फॉलो करूं तो पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन क्या है कि जैसे पहले ए वेक्टर फिर बी वेक्टर फिर सी वेक्टर फिर डी वेक्टर, इन्हीं एरोज को आपको सेम ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है, सेम ऑर्डर में। जैसे सबसे पहले वाला एरो कौन सा है, ए वेक्टर है, तो सबसे पहले ए वेक्टर को ड्रॉ कर दीजिए, दिस इज ए वेक्टर, बना दिया। नेक्स्ट वन कौन सा है, बी वेक्टर है, बी वेक्टर देखो उस डायग्राम में इधर की तरफ है तो बी वेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया बेटा, देखो दिस इज बी वेक्टर, बना लिया। फिर कौन सा वेक्टर है, सी वेक्टर है, सी वेक्टर को ड्रॉ कर दीजिए, इस तरफ है देखो सी वेक्टर है ना, सी वेक्टर को इस डायग्राम को अकॉर्डिंग इस तरफ बना दिया मैंने।
फिर डी वेक्टर है, डी वेक्टर इस तरफ है, डी वेक्टर को मैंने ड्रॉ कर दिया, देखो दिस इज डी वेक्टर। तो पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर आप वेक्टर्स को पॉलीगन की साइड में, जितने भी साइड्स हैं उनमें अगर अरेंज कर दें आप, वो भी सेम ऑर्डर के अंदर, तो जो क्लोजिंग साइड होगी ना, क्लोजिंग साइड देखना, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर बेटा, ठीक है। तो जो क्लोजिंग साइड है वो ये वाली होगी, और जिसका ऑर्डर अपोजिट हो, ऑर्डर क्या हो, अपोजिट हो, वही रिजल्टेंट वेक्टर को शो करता है, जैसे आर वेक्टर, करेक्ट। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। ये वेक्टर्स मैंने यहीं से उठाए हैं, ठीक है। वेक्टर को आप शिफ्ट कर सकते हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए, तो वेक्टर सेम रहता है। अब जैसे अगर मैं इसके अकॉर्डिंग अरेंज करता, तो सबसे पहले बी वेक्टर, तो बी वेक्टर को बना दो, ठीक है। तो बी वेक्टर कुछ इस तरह बन जाएगा, थोड़ा डायग्राम हो सकता है हल्का फुल्का चेंज हो जाए, क्योंकि ठीक है। तो बी वेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया, देन फिर किसका नंबर है, डी वेक्टर है, डी वेक्टर कुछ इस तरफ है बेटा, इसको इस तरफ ड्रॉ कर देते हैं, चलो दिस इज डी वेक्टर। देन नंबर है ए वेक्टर का, ए वेक्टर किधर है, इस तरफ है, देखो इस तरफ, ए वेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ, इसको बी वेक्टर को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए वेक्टर देखो इस तरफ है, दिस इज ए वेक्टर, ठीक है। देन फिर नंबर किसका है, सी वेक्टर का, सी वेक्टर देखिए किस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ ड्रॉ करना मुझे, ठीक है। ये लो जी, मैंने सी वेक्टर ड्रॉ कर दिया, राइट। तो अगेन प्रॉपरली देखिए आप, बी वेक्टर, डी वेक्टर, देन ए वेक्टर एंड देन सी वेक्टर, प्रॉपर डायरेक्शन के साथ मैंने इनको बनाया। देन क्लोजिंग साइड, मतलब बी के टेल से सी के हेड को एक एरो से मिला देना है बेटा, दिस इज आर वेक्टर। तो आप ये देखिए, इन दोनों वेक्टर में हल्का फुल्का थोड़ा सा बदलाव है, क्योंकि डायग्राम प्रॉपर नहीं बने मेरे से, तो ये दोनों रिजल्टेंट जो है ना बेटा, ये सेम होंगे, ठीक है, ये सेम रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, देखो ये सेम है, ठीक है, ये सेम रहेगा। तो पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन क्या है, इफ some vectors are represented by the sides of a polygon in same order, then closing side will represent resultant vector in opposite order, okay beta, in opposite order. If some vectors are represented by the sides of a polygon in same order, then closing side will represent resultant vector in opposite order, okay. तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर दो साइड्स थी, पॉलीगन में अंदर कितनी भी साइड्स हो सकती हैं, सीधी सी बात है। तो यहाँ जैसे मैंने यहाँ पर कितने वेक्टर्स लिए हैं, ए बी सी डी, 4 वेक्टर्स मैंने लिए हैं, तो 4 एरो आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है, सेम ऑर्डर के अंदर, एंड देन फिर जो लास्ट जो क्लोजिंग साइड होगी ना, वही रिजल्टेंट वेक्टर को शो करेगी इफ द ऑर्डर इज अपोजिट। तो यहाँ पर मैंने ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर लिखा इज इक्वल टू आर वेक्टर। यहाँ मैंने पहले बी वेक्टर, फिर डी वेक्टर, देन ए वेक्टर, देन सी वेक्टर, अगेन आर वेक्टर। तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, समझ गए ना बात को, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, रिजल्ट सेम रहेगा, ओके बेटा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो हमने ऑर्डर को चेंज किया, इसमें बी को पहले लिख दिया, सी को बाद में लिख दिया, उससे कोई रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ा ना, इसको अपन बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ बेटा। तो वेक्टर जो है, जो मैंने यहाँ लिखा है उसको मैं वापस यहाँ पे फर्दर लिख दूँ, तो जो आर वेक्टर है, चाहो तो आप ए वेक्टर पहले लिख दो, बी वेक्टर, देन सी वेक्टर, देन डी वेक्टर, ठीक है, या मैं
बी वैक्टर को पहले लिख दूँ, फिर डी को, फिर ए को, फिर सी को, या मैं ऐसे लिख दूँ सी को पहले लिख दिया, फिर देन ए को लिख दिया, फिर डी को लिख दिया बेटा, या बी को लिख दिया, फिर डी को लिख दिया, ठीक है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिजल्ट सेम रहेगा, ठीक है। तो वेक्टर ऑलवेज फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। तो इनमें अगर अपन चेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये था पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पार्ट, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा कोई हाईफाई कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, सिंपल सी चीज़ें थी। तो वेक्टर को एक के बाद एक अरेंज करते गए अपन और रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, ठीक है। तो जितने भी वेक्टर्स दे रखे हैं उनको सेम ऑर्डर में अरेंज कर दो, क्लोजिंग साइड बनाओ, ऑर्डर अपोजिट करो, वही रिजल्टेंट वेक्टर होगा, राइट। चलो देखते हैं इसके कुछ एक दो क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। हाँ बेटा, कुछ क्वेश्चंस हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पर बेस्ड। फर्स्ट एग्जांपल आप नोट कर लीजिए। पैरेललोग्राम आपको दे रखा है ए बी सी डी, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है आपके पास। आपको दे रखा है मॉड ऑफ ए बी वैक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी सी वैक्टर। तो सबसे पहले मैं ए बी वैक्टर को बना देता हूँ। ए बी मतलब ए टू बी वैक्टर, ये वाला वैक्टर, और बी टू सी मतलब ये वाला वैक्टर, बी सी वैक्टर। ये कह रहा है कि इन दोनों का मॉड्यूलस बराबर बराबर है, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ 2 है और इसका भी 2 है, इसका मतलब दोनों के एरो की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी ना। अब आपसे पूछा है कि मॉड ऑफ ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर। सी डी वैक्टर भी नजर आ रहा है अपन को, सी टू डी सी डी वैक्टर आ गया। इसका मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है। तो आप एक चीज को अच्छे से देख लो यहाँ पर कि ए बी वैक्टर, बी सी वैक्टर और सी डी वैक्टर सेम ऑर्डर में है ना, और इन सब का एडिशन कर दूं अगर मैं, तो यहां पर क्लियरली नजर आ रहा है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा बेटा ये वाला होगा ना, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं यहां पर कि ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर का जो रिजल्टेंट है ना, मतलब इनका जो सम है वो किसके इक्वल होगा बेटा, ए टू डी वैक्टर के इक्वल होगा, करेक्ट। अगर आपको इसका मोड चाहिए तो इसका भी मॉड्यूलस आपको लेना पड़ेगा। और ए डी वैक्टर का मॉड्यूलस बोले तो इसकी लेंथ, और हमें पता है कि ए बी की लेंथ सी डी के बराबर है, पैरेललोग्राम के अंदर ये दोनों बराबर होंगी, ये दोनों बराबर होंगी। इसका मतलब ए डी का जो मैग्नीट्यूड है वो एक्चुअल में बी सी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, बोलो। और बी सी का जो मैग्नीट्यूड वो किसके बराबर बेटा, 2 के बराबर होता है। आंसर इज 2, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 60 60 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इस तरफ है और सी वेक्टर इस तरफ है। इसका मतलब सी वेक्टर का जो ऑर्डर है वो अपोजिट है, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर है। कंफर्म है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर है, जो कि यहां पर नजर आ रहा है अपन को। और अपन से पूछा है कि मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर कितना होगा, है ना। तो एक चीज देखिए, बड़ा सिंपल सा है बेटा ये क्वेश्चन। तो ए वेक्टर यहां से देखें तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर वो किसके बराबर होना चाहिए, सी वेक्टर के बराबर होना चाहिए। और हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर फाइंड करना है। तो भैया ए वेक्टर और बी वेक्टर की तो वैल्यू सी वेक्टर के बराबर ही है, इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ सी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। कितना आया, 0 आया कि नहीं आया। तो आंसर इज 0, करेक्ट, कि मॉड्यूलस भी लोगे 0 का तो 0 ही आएगा। तो इसका आंसर 0 आ गया बेटा, तो इसको सॉल्व करने की भी जरूरत ज़्यादा पड़ी नहीं है अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तीनों वेक्टर्स दे रखे हैं और तीनों 90 डिग्री एंगल पर हैं एक दूसरे के साथ। देखो ये एंगल 90, ये वाला एंगल 90। तो अपन से पूछा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या होगा। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर इनका पक्का पक्का क्लोजिंग साइड होगी ना, ये वाली, ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर। इसका मतलब यहां पर जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर वो आर वेक्टर के बराबर है। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड, हमें मैग्नीट्यूड भी पूछा है इसमें, मैग्नीट्यूड पूछा है इसका। मैग्नीट्यूड बोले तो लेंथ, ज्योमेट्री से हमें लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो बेटा यहां से देखो जरा, ये लेंथ 3 के इक्वल है ना, ये किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, और ये 6 के इक्वल है। तो यहां से अगर अपन ज्योमेट्री देखें तो ये 3, ये कितना है 4, और ये कितना है 6।
ठीक है, कुछ ऐसा, ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90, और आपसे ये वाला लेंथ पूछी है। तो यहाँ से ज्योमेट्री से देखें अपन, तो यहाँ पर पेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया मैंने, तो पूरा 6 है, ये 3 है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट पक्का पक्का 3 के इक्वल आएगा ना, ये 4 है तो ये एग्जैक्टली 4 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है अपन को कि जो r है वो इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस आपको फाइंड करना है, तो r बराबर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। तो r का जो मैग्नीट्यूड है, r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 के इक्वल आ गया। आया ना समझ में आपको? तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं। अब जैसे इसी क्वेश्चन की बात करें तो इसी में आप एक बार एक चीज़ और अपडेट कर लेना। जैसे अगर मैं सी वेक्टर, एक नया क्वेश्चन बन गया इसके बाद में, ये नया क्वेश्चन है अभी, तो सी को मैंने डायरेक्शन अपोजिट कर दी यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ये बना दिया। और अब आपसे पूछा बताइए ए वेक्टर का मॉड्यूलस लैम्डा है, फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, कितना आएगा, राइट? ठीक है, तो अब देखिए क्या आंसर आना चाहिए बताओ। तो देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की बात करें अपन, तो क्या वो सी वेक्टर के बराबर आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सी वेक्टर का ऑर्डर अपोजिट नहीं है। ए वेक्टर बी वेक्टर, सी वेक्टर इधर आ रहा है, अगर ये उल्टा होता तो पक्का फिर वो रिजल्टेंट को शो करता। तो यहाँ पर ये सी वेक्टर के बराबर नहीं होगा, किसके बराबर होगा? माइनस सी वेक्टर के बराबर होगा। समझ मारी बात? ए वेक्टर बी वेक्टर, सी वेक्टर को पलट दूं, डायरेक्शन अपोजिट कर दूं तो माइनस सी वेक्टर हो जाएगा ना। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो ये वाला होगा, और ये वाला वेक्टर पक्का पक्का माइनस सी वेक्टर होगा, क्योंकि सी वेक्टर इधर मैंने बना दिया तो वो माइनस सी वेक्टर होगा। ये क्वेश्चन है ना, नया बनाना है आपको, और ये एरो यहाँ लगा देना आप, तो अब सी वेक्टर इधर हो गया। तो यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पक्का माइनस सी वेक्टर, अब ये वैल्यू यहाँ रख दोगे आप, तो क्या आंसर आएगा? देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर बराबर, ये माइनस का सी वेक्टर आ जाएगा इसकी तरफ, तो ये माइनस का सी वेक्टर माइनस का सी वेक्टर कितना है बेटा? ये आ जाएगा माइनस का 2c वेक्टर, आ गया। और हमें इसका मॉडुलस चाहिए। मॉडुलस मतलब ये मोड लोगे तो मोड में नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, और 2 जो कोफिशिएंट होता है ना वो बाहर आ जाता है, 2 mod ऑफ सी वेक्टर। और हमको पता है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब तीनों की साइड बराबर होंगी, और ए का मॉडुलस लैम्डा है तो इसका भी लैम्डा होगा, इसका भी लैम्डा होगा, साइड लेंथ बराबर होगी, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 इंटू में लैम्डा। ठीक है, इस वे से आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। तो माइनस का 2c वेक्टर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये कुछ एग्जांपल्स थे, कुछ एक दो एग्जांपल्स और देखेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए आप इसमें अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए। ठीक है, थैंक यू।